हेलो एवरीवन। कल लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सेल हिस्ट्री तक देख लिया था। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 2 है सेल चैप्टर का। आगे बात करते हैं सेल के बारे में। देखिए, सेल को अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज, किसके बेसिस पर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज, साइज के बेसिस पर सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। सेल को सेल साइज के बेसिस पर कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेल दो तरीके के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। नहीं बेटा, गलत है। सेल दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म है जो दो तरीके के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, unicellular and multicellular, but on the basis of cell size, cell is divided into two type, unicellular and multicellular। सबसे पहले हमने साइज की बात की है, तो प्रोकैरियोटिक, द वर्ड प्रो विच मीन्स प्रिमिटिव। वर्ड प्रो का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें सेल साइज की प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक का साइज होता है 0 to 10 माइक्रोन मीटर। ये सवाल एज इट इज आपका AMU 11th एंट्रेंस में आ चुका है कि भाई प्रोकैरियोटिक का साइज होता क्या है। तो प्रोकैरियोटिक का जो साइज होगा वो 0 to 10 माइक्रोन मीटर होगा। क्लियर है? मीटर लिखा हुआ बेटा यहां पर, ये आप इसे माइक्रोन मीटर लिखिएगा। क्लियर? मैं लिख देता हूं फिर से एक बार। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होगा बच्चों? 0 to 10 माइक्रोन मीटर। क्लियर? ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर यूकैरियोटिक की साइज की बात करें, तो यूकैरियोटिक का जो साइज होगा वो 0, 10 to 100 माइक्रोन मीटर होगा। दोनों का साइज पता चल गया। प्रोकैरियोटिक 0 to 10, दैट इज द सिंबल ऑफ माइक्रोन, यू की तरह जो है कि माइक्रोन मीटर। तो प्रोकैरियोटिक का साइज 0 to 10, यूकैरियोटिक का साइज 10 to 100 माइक्रोन मीटर। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ प्रोकैरियोटिक, हमने कहा कि द वर्ड प्रो विच मीन्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है कि इसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होगा। हमने कल पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक दो तरीके के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर है? तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर यानी ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट होगा। अब जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस बाउंडेड मेम्ब्रेन जो है, जिसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा यहां पर इन प्रोकैरियोटिक सेल। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस को घेरने वाला मेम्ब्रेन होगा क्या? नहीं होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली इज एब्सेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। मतलब ये समझिए बच्चों, दो तरीके के सेल ऑर्गेनली होते हैं दो मेम्ब्रेन के बेसिस पर। कुछ ऑर्गेनली ऐसे होते हैं जो डबल बाउंडेड होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनली है। मैं एक रफली रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूं आपके लिए यहां पर। तो कुछ डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनली होते हैं और कुछ सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनली होते हैं। सिंगल बाउंडेड का मतलब ये कि उस सेल ऑर्गेनली के ऊपर एक लेयर होगा। क्लियर है? डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनली का मतलब है कि उसके ऊपर दो मेम्ब्रेन की लेयर होगी।
तो चाहे वो सिंगल बाउंडेड हो या डबल बाउंडेड हो, वो दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। क्लियर? नहीं आया समझ में? फिर से समझिए, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होंगे, चाहे वो सिंगल बाउंडेड हो या डबल बाउंडेड हो। क्लियर है? ओके। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब क्या होंगे? इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, वो दोनों के दोनों क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होंगे, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर चाहे वो सिंगल बाउंडेड हो या डबल बाउंडेड हो, वो प्रेजेंट होगा। क्लियर? समझ में आ गई बातें? अब सवाल क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है इन प्रोकैरियोटिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ऑल ऑफ देम। तो आप क्या लगा दीजिएगा? ऑल ऑफ देम। एक सवाल और यहां पूछा जाता है यहां से कि इन प्रोकैरियोटिक सेल विच सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट। तो हमने आपको क्या बताया कि मेम्ब्रेन बाउंडेड चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। इकलौता एक ही ऐसा सेल ऑर्गेनली है जिसको कहते हैं बेटा जी राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। व्हाई? बिकॉज इकलौता एक ही है राइबोसोम जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है। जो कि कैसा होता है बच्चों? मेम्ब्रेन लेस होता है, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नाउ राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन लेस है तो यूकैरियोटिक में नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक में तो है ही है, और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है? इन चीजों को नोट कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, उतार लिया बच्चों? तो राइबोसोम एक इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्लियर है? ये एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली है। आया हुआ है सवाल बच्चों कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली किसको बोलेंगे? यहां मैंने लिख भी दिया है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली बोलेंगे किसको? राइबोसोम को। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आगे लिखा हुआ यहां पर 75 नहीं बेटा, ये 70s, ये होगा 75 नहीं 70s। दो तरीके के राइबोसोम होते हैं, एक होता है स्मॉल राइबोसोम और एक होता है लार्ज राइबोसोम, बिग राइबोसोम। तो 80s वाले को बिग राइबोसोम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? लार्ज राइबोसोम या बिग राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम तो दोनों जगह प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो होता है 70s राइबोसोम। क्लियर है पॉइंट? यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होगा लेकिन वो लार्ज राइबोसोम होगा 80s वाला। एस क्या है बेटा? एस इज फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। एस के लिए यूज करते हैं स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा आप लोग? स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब ये पूछेगा कि 70s क्या है सर और 80s क्या है? ये राइबोसोम के टाइप है, दो तरीके के होते हैं। अभी हम लोग जब राइबोसोम सेल ऑर्गेनली को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे। आप अभी बस इतना याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि ये मेम्ब्रेनलेस है, लेकिन यहां पर जो प्रेजेंट होगा वो छोटा वाला होगा यानी 70s राइबोसोम होगा, और यूकैरियोटिक में बिग राइबोसोम यानी लार्ज राइबोसोम यानी 80s वाला राइबोसोम प्रेजेंट होगा। देखिए अब राइबोसोम यहां पर लिखा है मैंने, राइबोसोम इज स्मॉल। राइबोसोम क्या होगा बच्चों? स्मॉल होगा
और बाउंडेड होगा। अब बाउंडेड होने का क्या मतलब है, आपको भी बताऊं कि बाउंडेड होने का क्या मतलब है। अब यहां से थोड़ा सा नोटपैड की तरफ लेकर के आता हूं आपको। बाउंडेड, देखिए ये होता है, फॉर एग्जांपल हमने बना दिया बच्चों, ये सेल है आपका, ठीक है। इस सेल के अंदर यहां होगा बीच में, यहां कहीं पर हम बना देते हैं न्यूक्लियस को। किसको बना देते हैं बच्चों यहां पर, चलो रुक जाओ, एक सेकेंड, अलग कलर ले लेते हैं इसको थोड़ा। अब न्यूक्लियस जो है बेटा जी वो है आपका डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनली। चलिए भाई डबल बाउंडेड इसको कर देते हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस आउटर मेम्ब्रेन से एक इनफोल्डेड टिब्यूल निकलता है और इस इनफोल्डेड टिब्यूल को बोलते हैं बच्चों क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और साथ ही साथ यहां आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर भी, यहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। तो जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिब्यूल पे या इसके न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं, इसको बोला जाता है क्या चीज है बेटा, बाउंडेड राइबोसोम। समझ में आ रही बात है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहां ये क्या कहलाएगा, ये है आपका राइबोसोम। क्लियर है। और कुछ राइबोसोम जो होते हैं, यहां ये बाच वाला पार्ट साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस राइबोसोम को कहते हैं बच्चों फ्री राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो होगा बाउंडेड वाला, और साथ ही साथ वो होगा 70S वाला। जो यूकैरियोटिक, ये किसकी बात मैं कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक की बच्चों। ओके, यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होगा वो होगा राइबोसोम लार्ज वाला, और जिसको कहेंगे 80S। क्लियर है, समझ में आ गई बातें यहां तक, कोई दिक्कत, कोई सवाल। चलिए जी वापस PDF पे करते हैं। ये क्या हो रहा है, एरर क्यों आ रहा है भाई, जस्ट वेट 1 सेकेंड। ओके, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर क्या आएगा बेटा आपका, यहां राइबोसोम स्मॉल और बाउंडेड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर जो DNA होगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर, अरे सेट यहां जो DNA होगा वो होगा नैकेड DNA। यहां जो DNA होगा वो कैसा होगा, नैकेड DNA होगा। मतलब DNA के ऊपर, DNA क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA क्या है बच्चों, DNA बोले तो एक जेनेटिक मटेरियल है जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। DNA को अभी न्यूक्लियस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहां पर DNA का फुल फॉर्म समझ लीजिए, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रहेगा, ये DNA हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। तो DNA के ऊपर यहां पर कोई भी क्या होगा, लेयर नहीं होगी, DNA नैकेड होगा। DNA क्या काम करेगा, हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। हेरिडिटी कैरेक्टर किसको कहेंगे, द कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंटल सेल टू देयर प्रोजेनी सेल, like joint or a free earlobes, skin color, body height, hair color, etc etc।
These character are transferred from your parental cell. Parental cell में सिर्फ माँ बाप ही नहीं आएंगे बेटा, दादा दादी नाना नानी भी आ सकते हैं। वहां से जो आपके अंदर कैरेक्टर आएगा, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज हेरिडिटी कैरेक्टर। वो लाने का काम करेगा डीएनए, डीएनए का सेगमेंट जीन। यहां पर डीएनए बाउंडेड विथ, यहां पर डीएनए के ऊपर एक लेयर होगी, कोटिंग होगी, और उस लेयर को कहेंगे डीएनए इज बाउंडेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए किससे बंधा हुआ होगा? यहां पर लिपटा हुआ होगा डीएनए के ऊपर। डीएनए नेकेड नहीं होगा, कपड़ा पहने हुआ है यूकैरियोटिक का, तो डीएनए के ऊपर बाउंडेड होगा, घिरा हुआ होगा, किसके से? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। क्लियर है बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। यहां पर जो क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। क्लियर है? यहां मेनी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? ओके। उसके बाद अगर बात करें यहां पर, तो डीएनए जो होगा बच्चों, वो डीएनए होगा सर्कुलर। डीएनए कैसा होगा बेटा? यहां पर डीएनए इज सर्कुलर। डीएनए यहां पर का कैसा होगा? सर्कुलर होगा, मतलब कुछ इस तरीके का डीएनए होगा यहां पर का। क्लियर है? और यहां का जो डीएनए होगा वो होगा आपका लीनियर डीएनए, कुछ इस तरीके का, जहां पर कोडिंग होगी ए टी जी सी के साथ, एडिनोसिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन के साथ। तो डीएनए यहां का कैसा होगा बच्चों? लीनियर होगा, और यहां का डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत, कोई सवाल? चलिए अब उसके बाद जरा सा कुछ और चीजों को अभी इस पे आगे डिस्कस करते हैं। पहले इसको उतार लीजिएगा सारी चीजों को एज इट इज। ओके, आगे बात करते हैं बच्चों। यहां पर यहां की बहुत ज्यादा जरूरत होगी अभी हमें, यूजेस होगा दो प्रोसेस का, जिसमें से एक प्रोसेस है आपका क्या चीज है बेटा? डिफ्यूजन, और दूसरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस। कौन कौन से प्रोसेस की हमें जरूरत पड़ेगी? बहुत ज्यादा, हर जगह पर जरूरत पड़ेगी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। सेल के अंदर कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि व्हेन अ सेल केप्ट इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन सब चीजों से सवाल आते हैं, तो इसको जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें किस चीजों को? डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन में क्या कहता है? मूवमेंट ऑफ लिक्विड गैस सॉल्यूशन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। कुछ समझे बातों को? मान लिया जाए कि गैस मॉलिक्यूल्स है, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? मान लिया जाए गैस मॉलिक्यूल्स की। आप परफ्यूम लगाते होंगे, आई होप आप में से सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट परफ्यूम लगाते होंगे। मान लिया जाए कि इस शर्ट के ऊपर, इस कमीज के ऊपर परफ्यूम लगाया हमने, ठीक है? तो इस शर्ट, इस कमीज के ऊपर, इस स्वेट शर्ट के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम यानी गैस की कंसंट्रेशन यहां पर क्या हो गई बच्चों? हाई। कहां पर? इस शर्ट के ऊपर। मैं जैसे ही क्लास में इंटर किया तो इस आउटर एनवायरनमेंट में, मतलब इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन लेवल उस परफ्यूम की 0। क्लियर? तो इस शर्ट से निकल करके वो परफ्यूम का स्मेल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन इस एनवायरनमेंट में जाएगा। क्लियर है? तो वही बात कह रहा है कि मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। एग्जाम्पल दिया है स्प्लिटिंग ऑफ परफ्यूम स्मेल इन एयर, गैसियस एक्सचेंज इन बाय द रूट हेयर। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। चलिए मान लिया जाए हम यहां आगे नोट्स पे, अच्छा भाई चलो ठीक है, मान लिया जाए आप लोग जानते होंगे कि आपके पास क्या है बेटा? लंग्स है। लंग्स में एक आपके पास एल्वियोलर सैक होता है। इफ यू रिमेंबर दैट, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा एल्वियोलर सैक के बारे में, करेक्ट? अब एल्वियोलर सैक हमारे लंग्स का सबसे लास्ट पार्ट होता है वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। अभी आगे 10th में भी पढ़ना होगा, 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि भाई गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलर सैक, या इसी को बोलते हैं बच्चों एयर सैक भी। क्लियर है? यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। चलिए दूसरी तरफ यहां ब्लड कैपिलरीज है।
चलो भाई ब्लड कैपिलरीज बना दिया यहां पर। ओके, नाउ आपने इनहेल क्या किया, ऑक्सीजन को, मिक्सचर ऑफ गैस करते हैं लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होगा उसके अंदर, आपको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। तो इस आपने जो इनहेल एयर किया है उस एयर में कंसंट्रेशन क्या है, ऑक्सीजन की, हाई। अच्छा, यहां पर ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी हाई और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहां होगी कम। क्लियर। जस्ट उसके रिवर्स यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होगा कम। क्लियर है। तो अब क्या होगा, आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एल्वियोलर सैक से निकल करके कहां चला जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में। क्लियर है। और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज के ब्लड से निकल करके कहां आ जाएगा, एयर सैक में। हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहां हाई, यहां एल्वियोलर सैक में लो, तो हाई से लो की तरफ मूव हुआ। क्लियर है। अच्छा, अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलर सैक में ज्यादा, यहां ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, तो यहां से ऑक्सीजन निकला और ब्लड कैपिलरीज के लोअर साइड में चला गया, मूवमेंट फ्रॉम द हायर टू लोअर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। क्लियर है, समझ में आई बात। लिक्विड में भी यही होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। सॉलिड में भी ऐसे। क्लियर हो गया बात, आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई बात। चलिए बेटा जी, अब बात करते हैं यहां पर ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस क्या है ये समझिए। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन की तरह ही है। बच्चे यहां पर अक्सर कर देते हैं उल्टा कि भैया डिफ्यूजन में हायर से लोअर हो रहा है तो ऑस्मोसिस में लोअर टू हायर होगा। नहीं बच्चों, लोअर टू हायर नहीं होगा। लोअर टू हायर एक ही केस में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, जहां पर यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होगा, प्रेशर का खर्च होगा, जहां पर प्रेशर यूज होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो नेचुरली नेचर के तहत कभी भी लो से हाई की तरफ मूवमेंट नहीं हो सकता है, हमेशा मूवमेंट होगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, चाहे वो डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो। क्लियर। तो मूवमेंट ऑफ ओनली लिक्विड। अब देखो बच्चों, यहां डिफ्यूजन में गैस भी, लिक्विड भी और सॉलिड के कंपोनेंट भी, लेकिन ऑस्मोसिस में ओनली क्या कर रहा है, ओनली लिक्विड का पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक चीज और मेंशन, थ्रू बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वहां पर भी अब कहिएगा सर कि लिक्विड का सॉल्यूशन तो डिफ्यूजन में भी हो रहा था, फर्क क्या है ऑस्मोसिस में। अगर ऑस्मोसिस हो रहा होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो लिक्विड का मूवमेंट होगा, दूसरी बात क्या कि उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है बच्चों, चार तरीके के मेम्ब्रेन होते हैं, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल। परमिएबल वो मेम्ब्रेन जो अपने से होकर के सारी चीजों को आने जाने दे, ऐसे मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। द मेम्ब्रेन विच कैन अलाउ द ऑल सब्सटेंस टू क्रॉस देम। गेटिंग माय पॉइंट। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच कैन अलाउ एनी, विच कैन नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस, जो अपने से होकर के ना ही सॉल्यूट को ना ही सॉल्वेंट को किसी चीजों को जाने ना दे, उसको क्या कहेंगे, इम्परमिएबल। सेमी, सेमी का मतलब ही क्या होता है बच्चों, हाफ। सेमी का मतलब क्या है, हाफ। तो वो मेम्ब्रेन जो अपने से होकर के हाफ, सेमी सॉल्यूट सेमी सॉल्वेंट को क्या करे, आने जाने दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच कैन अलाउ ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस, पहले सिलेक्ट करेगा फिर जाने देगा।
जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होता है, कल भी बताया था। तो मेम्ब्रेन विथ द अलाउ सम सॉल्यूट एंड सम सॉल्वेंट इज नोन एज, क्या कहेंगे बच्चों, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फर्क हुआ? ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, लिक्विड मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन थ्रू बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? एग्जाम्पल स्पेलिंग आरबीसी, स्पेलिंग ने स्वेलिंग, आरबीसी सेल का, ये आरबीसी सेल एक साथ है बेटा। आरबीसी सेल इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज ऑस्मोसिस 2 टाइप। अभी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाला जो वर्ड है, इसको मैं अभी जस्ट 2 मिनट के बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। अब यहां पर ऑस्मोसिस को कितने टाइप का कर दिया गया बच्चों? 2 टाइप का कर दिया गया। कहता है एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितने तरीके के? 2 तरीके के, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। कहता है एंडो में द मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इनसाइड द सेल। एक्सो में क्या कह रहा है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। ना समझ में आया ना? चलो अभी समझते हैं। मान लिया जाए कि ये आपका सेल है। क्या है बच्चों? मान लिया जाए कि ये आपका सेल है। अगर एंडो, समझिएगा पहले मैं आपको एंडो बता रहा हूं, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में आउटर एनवायरनमेंट से, मतलब ये बाहर की, ये सेल है तो सेल के बाहर का ये दुनिया होगा, ये वाला पार्ट क्या है? बाहर वाला है पार्ट। तो अगर आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर अगर लिक्विड कंपोनेंट जा रहा है तो इसको बोलेंगे बच्चों एंडोऑस्मोसिस। क्लियर? इफ अगर सेल से, इनसाइड द सेल से आउटर एनवायरनमेंट की तरफ अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स जा रहा है तो इसको कहेंगे बच्चों एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस को एक और नाम से भी जानते हैं, सेल वोमेटिंग। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? और एंडो को बोलते हैं सेल ईटिंग। क्लियर? समझ में आया बात? अगर बाहर की दुनिया से सेल के अंदर पानी जाएगा तो उसे बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस, और अगर सेल से बाहर पानी जाएगा, सेल उल्टी कर दिया ओ, तो ऐसे पार्ट को क्या कहेंगे? एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे इस प्रोसेस को। ऑस्मोसिस कितने तरीके के? 2 तरीके के, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडो समझ में आ गया, अगर सेल के अंदर पानी जाएगा तो एंडो होगा, और सेल से अगर पानी बाहर जाएगा तो क्या होगा? एक्सो होगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देख बेटा, यहां पर क्या कह रहा है कि हो गया एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, वही चीजें लिख दी है, ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको। अब क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी आजा भाई, ये क्या है ये? ओके गुड। अब क्या कह रहा है बच्चों यहां पर कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस मीडियम्स, यानी आप यहां पर लिख सकते हो सॉल्यूशन। क्या चीज बच्चों? सॉल्यूशन जो है वो 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला इन्होंने कहा बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा कहा पहला हाइपोटोनिक है, दूसरा हाइपरटोनिक और तीसरा आइसोटोनिक। क्लियर है? चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है? इफ द सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक देन द कंसंट्रेशन विल बी हायर इन द सॉल्यूशन, so it will be move inside the cell and the cell swell by the process of endoosmosis. Swell by the endoosmosis. नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, मैं आपको इसके डायग्राम पे लेकर के चलता हूं। रुकिए अभी, पहले नोट्स पैड पे आओ, मैं आपको एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, अब इसको समझा दूं मैं आपके। मान लिया जाए बच्चों कि क्या है आपका एंडोऑस्मोसिस। पहले हाइपोटोनिक की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं हम लोग? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं।
सिंपल भाषा में समझिए। ये मान लिया जाए कि एक बीकर हमने आपको दे दिया बच्चों, ठीक है, इसमें एक सेल डुबा दिया आपने, मान लिया जाए आरबीसी सेल को। चलो बच्चों आरबीसी सेल बना दो। आरबीसी सेल का शेप कैसा, मैं बोलना भाई, बाइकॉनकेव, नहीं पता, बहुत गलत बात है। आरबीसी सेल का शेप कैसा, बाइकॉनकेव, ठीक है। तो कहता है इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर यहां ये पानी है, लिक्विड है मान लिया जाए, तो यहां का अगर कंसंट्रेशन मीडियम हाई होगा और सेल के अंदर का मीडियम कंसंट्रेशन कम होगा, तो मूवमेंट कहां से कहां होगा। नेचर क्या कहता है ऑलवेज, नेचर कहता है मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर बाहर से सेल के अंदर पानी या लिक्विड जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो देखिए बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर से यानी हायर कंसंट्रेशन से सेल के अंदर लिक्विड जाएगा। अब जब सेल के अंदर लिक्विड जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा बच्चों, भाई गुब्बारे में हवा भरोगे गुब्बारा पिचक जाएगा, कह रहे हो हाँ, अबे बुड़बक फूलेगा। इफ द सेल डिसॉल्व इनटू किसके अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पूछा जाता है। इफ सेल डिसॉल्व इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को अगर डिसॉल्व करेंगे तो सेल क्या होगा, यानी आरबीसी सेल जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो स्वेल अप कर जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा यानी फूल जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, कई बार एमयू 11th इंट्रेंस में सवाल आ चुका है कि भैया हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे, इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज हाई देन द सेल is called as hypotonic solution. What will be happen if the cell dissolve into hypotonic solution, cell will be swell up. Clear? चलो दूसरे की बात करते हैं, हाइपरटोनिक की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके, फिर एक बीकर दिया आपको हमने। चलो भाई मान लिया जाए कि ये एक बीकर है, ठीक है ना। अब तुम्हें आरबीसी सेल नहीं देंगे, कहेंगे कहोगे सर खाली आरबीसी डब्ल्यूबीसी कर रहे हैं, खाने पीने की चीज दे देते हैं। मान लिया जाए कि तुम्हें मैंने अंगूर दे दिया, ठीक है ना, ग्रेप्स। चलो भाई, तो उसको तुम क्या कर दो, खुले में छोड़ दो, मतलब एक खाली प्याला लो और उसके अंदर छोड़ दो। चलो थोड़ा अंगूर बड़ा बना देते हैं, हाइब्रिड वाला। तो इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज लो, अगर सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू सेल, अंगूर उसमें पानी भरा है, उसको खाली कटोरे में रख करके धूप में छोड़ दो, तो अंगूर के अंदर तो पानी है ना, ग्रेप्स के अंदर बेटा। तो यहां वही कह रहा है कि इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन, मतलब बाहर का कंसंट्रेशन क्या हो बेटा, लो हो एज कंपेयर टू सेल मीडियम कंसंट्रेशन। तो ऐसे में क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन कहां है, सेल के अंदर, तो सेल से पानी लिक्विड बाहर आएगा, और जब बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बच्चों, ओके। अब सेल से पानी बाहर आएगा, भाई गुब्बारे से पानी बाहर, गुब्बारे से हवा को बाहर निकाल देंगे तो गुब्बारा फूलेगा, कह रहा है हाँ, अबे पिचक जाएगा बच्चों। क्या होगा, अगर सेल से पानी निकलेगा तो सेल विल बी श्रिंक। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इफ अ सेल डिसॉल्व इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर एक सेल को डिसॉल्व करेंगे कहां, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा बच्चों, याद रहेगा पॉइंट।
व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? सराउंडिंग मीडियम कंसेंट्रेशन इज लो एज कंपेयर टू सेल, सेल के अंदर ज्यादा बाहर कम, तो सेल से पानी निकलेगा। अब सेल से पानी निकल गया, लिक्विड निकल गया, तो सेल छोटा हो जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड स्टेटमेंट। तीसरा आता है बच्चों आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? समझिएगा। फिर हमने तुम्हें एक बीकर दे दिया, कह रहा है अब इस समय में कि सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन यानी सेल का और सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन दोनों अगर बच्चों क्या हो, इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज सॉरी इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन एंड सेल मीडियम कंसंट्रेशन इज इक्वल, दोनों बराबर है। क्या है बच्चों? तो सेल से ना ही पानी बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा, मतलब इक्वल है, अमाउंट है। तो इक्वल अमाउंट में आपने भी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर फोर्स इक्वल हो तो वर्क डन जीरो होता है। वैसे ही यहां पर सेल के अंदर का भी कंसंट्रेशन उतना ही है और सेल के बाहर का भी कंसंट्रेशन उतना ही है। तो ऐसे को बोलते हैं बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब ही है द वर्ड आइसो, आइसो का मतलब ही होता है बराबर, करेक्ट? ओके। तो अब ना ही सेल से पानी निकल रहा है और ना ही सेल के अंदर पानी जा रहा है, तो सेल के शेप में कोई चेंज आएगा? मतलब जैसा सेल आपको दिया था, जितना बड़ा सेल, जितना साइज का आपको सेल दिया गया वही साइज सेल का रिमेन रह जाएगा। तो मतलब आप लिख सकते हैं सेल शेप विल बी नो चेंज, सेल का शेप चेंज नहीं होगा। करेक्ट? समझ में आ गई बातें? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको थ्योरेटिकल इसका दिखा दूं आप लोगों को। ओके, ये देखिए आपके पास क्या है बच्चों, यहां पर हमने बना दिया क्या क्या सॉल्यूशन बना दिया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए हाइपोटोनिक में क्या कह रहा है यहां पर, यही चीज है। अच्छा, इसके थ्योरी को भी आप लोग लिख लीजिए, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके लिख लीजिए आप लोग। मैं साइड हो जाता हूं। हाइपर, हाइपो, आइसो, इसको आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये थ्योरेटिकल है, लिख लेना, बाकी पूरा उसको वहां नोट से उतारना है आप लोगों को। ओके, नाउ अब इसी को थोड़ा सा आप लोगों को जो चीजें लिखवाया उसी को मैं थोड़ा सा आपको और लार्ज व्यू में दिखा दूं थोड़ा सा। किस चीजों में क्या हो रहा है इसमें? ओके जी, कोई नहीं, जस्ट वेट, जूम आउट। चलिए, यहां पर कह रहा है बच्चों आपका क्या चीज है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर क्या कह रहा है बेटा आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, यहां पर ये आपको हमने दिया एक सेल, इस सेल के अंदर यहां बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो सेल से देखिए पानी यहां बाहर निकल रहा है H2O, तो सेल ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा दिया आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल के अंदर लिक्विड आ रहा है, देखिए सेल ईटिंग कर रहा है, यहां वोमिटिंग कर रहा था, यहां ईटिंग कर रहा है, तो सेल खा रहा है पानी को, तो सेल का शेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, तो भाई जूम आउट हो जा। ओके, आइसोटोनिक की बात करें, पता नहीं क्या मसला है इसके अंदर। हाँ, आइसोटोनिक की अगर बात करें तो इसके शेप में ना ही सेल से बाहर पानी जा रहा है, मतलब जितने अमाउंट में अगर जाएगा कभी सॉल्वेंट, तो जितना अमाउंट में जाएगा उतना अमाउंट में आ रहा है। तो ये देखिए प्रेशर कोई लग ही नहीं रहा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, न सेल का शेप कोई चेंज ही नहीं होगा, सेल के शेप क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्लियर है पॉइंट यहां तक का? अगर आइसो का मतलब है बराबर, अगर लिक्विड का मूवमेंट किधर हो ही नहीं रहा है, समझ रहे चीजों को, लिक्विड का मूवमेंट कहीं हो ही नहीं रहा, हायर कंसंट्रेशन नहीं है, लोअर कंसंट्रेशन नहीं है, दोनों तरफ बराबर है, यहां भी बराबर और सेल के अंदर भी बराबर और सेल के बाहर भी बराबर। तो ऐसे में मूवमेंट किधर भी होगा ही नहीं, तो सेल के शेप रिमेन, नो चेंज। क्लियर है?
चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल सेल ऑर्गेनेली स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ पे टेलीग्राम से आप नोट से वहां से ले सकते हैं, टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी चीजें वहां मिल जाएगी। बशर्ते आपको जरूरी ये है कि आप अपना नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे, आप अपना पर्सनल नोट क्लास नोट्स बनाएं, करेक्ट। बार बार मैं कहूंगा कि बायोलॉजी की कॉपी अलग बनाइए, क्लास नोट्स अलग रखिए, ठीक है, ओके। उसके बाद कल आप लोग पढ़ के आइएगा सेल ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड को, इन दोनों को हम कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।